वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आर.एस. अग्रवाल की जो किताब है वो उसको हमने यहाँ पर शुरू कर दिया है। कल हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है प्रतिशत हमने कल शुरू कर दिया था। इसकी जो है पहली जो बेसिक की क्लास थी कॉन्सेप्ट वाली वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। आज से हम इस प्रतिशत जो चैप्टर है इसके केवल सवाल करने वाले हैं और अंत तक आप बने रहिए जिससे कि हम जो है इस आर.एस. अग्रवाल को पूरा कर सकें। तो चलिए हम पहले सवालों की ओर चलते हैं। सवालों से पहले यहाँ पर जो इसकी प्रश्नावली है उससे पहले यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो हम पहले इन उदाहरणों को करेंगे, फिर पहली प्रश्नावली को करेंगे और फिर दूसरी प्रश्नावली को करेंगे। इस प्रकार से हम प्रत्येक चैप्टर को यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं जो सवाल आ रहे हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। जैसे कि यहाँ पर जो पहली है वो है यहाँ पर 35% यानी 35%। इसको हमें लिखना है भिन्न के रूप में, साधारण भिन्न के रूप में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कल भी हमने बताया था कि 35 को जो है इसको अगर भिन्न के रूप में लिखना है तो 35 को ऐसा ही लिखा रहने दीजिए और इस परसेंट को हटाकर बटे में लिख दीजिए 100। अब इनको काटिए, तो इनको 5 से काट सकते हैं हम। ये हो जाएंगे 5 7 35 और ये हो जाएगा 20 5 100, यानी 35% को हम भिन्न के रूप में 7/20 के रूप में लिख सकते हैं। जो दूसरी हमारी प्रतिशत है वो है 1.6%। अगर इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो वापस से अगेन 1.6 को ऐसा ही रहने दीजिए, प्रतिशत हटाकर बटे में 100 रखिए। यहाँ पर ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है। अब ये बचा 16/1000। 16/1000 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये हो जाएंगे 4 चौके 16 और नीचे हो जाएंगे 4 दूनी 8 4 पंजे 20 और ये 0। अभी इसको और भी हल किया जा सकता है, इसको 2 से और काट सकते हैं हम। इसको काटें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 2/25 जो है। अगली हमारी प्रतिशत है 0.5%। 0.5 को हमें साधारण भिन्न में बदलना है, तो यहाँ पर प्रतिशत को हटाइए और इसके बटे में लिख दीजिए 100। अब अगर हम दशमलव को भी हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए इसमें एक जीरो आएगा, यानी ये हो जाएगा 5/100। और 5/100 को ही हम लिख सकते हैं 5 से काट कर, यहाँ पर 5 कम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1/20%। 0.5% होता है 1/20 साधारण भिन्न में, ये प्रतिशत में नहीं रहेगा। उसके बाद 125% को साधारण भिन्न में बदलना है, तो 125 लिखिए और प्रतिशत हटाकर बटे में 100 लिख दीजिए, ये हमारा भिन्न हो जाएगा। अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो इसको 25 से डिवाइड कर लीजिए। 25 पंजे यहाँ पर 125 और ये हो जाएंगे 25 चौके 100, यानी 5/4 125 की साधारण भिन्न होगी। तो ये हमारे पहले नंबर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब यहाँ पर दूसरे नंबर के हैं। दूसरे नंबर के में लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी अब हमें जो दिया गया है इनको दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर जो पहली प्रतिशत है, हमारा पहला सवाल दूसरे का यहाँ पर पहला सवाल है कि 20%। 20% को हमको जो है दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है, यानी दशमलव बनाकर लिखना है। अगर 20% को पहले मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ 20/100। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, चूँकि हमें दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है तो ये आ गया 2/10 और 2/10 में नीचे एक शून्य है इसलिए हम एक अंक बाद 0 लगा देंगे। तो इसका जो आंसर होगा 20% को हम 0.2 लिख सकते हैं। दूसरा जो सवाल है दूसरा है 8%। अगर 8% को मैं देखूं तो प्रतिशत हटाकर मैं लिखूंगा बटे में 100। अब नीचे बटे में 2 जीरो है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.08। ये हमारी दशमलव भिन्न के रूप में हो जाएगी। 2.3 इसलिए 2 अंक बाद दशमलव लगा दी, 2 शून्य थी इसलिए 2 अंक बाद दशमलव लगा दी। तीसरा सवाल है 0.25%। 0.25%। इसको जो है अगर लिखना है तो यहाँ पर मैंने 0.25 को लिखा, प्रतिशत हटाई तो बटे में आ गया ये 100। अब अगर मैं यहाँ पर दशमलव भी हटाऊँ तो बटे में 2 जीरो रह जाएंगे,
यानी कि यहाँ पर होगा ये 10,000। 10,000 को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये हो जाएगा 25/10,000। 25/10,000 में अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 शून्य है, इसलिए ऊपर 4 अंक बाद दशमलव लगेगी, यानी कि ये हो जाएंगे 0.0025। ये इसकी दशमलव भिन्न होगी। उसके बाद अगर हम तीसरा देखें तो इसके बाद अगर हम चौथा देखें तो चौथा है इसमें 0.06%। इसको अगर दशमलव भिन्न में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 0.06% हटाएं तो बटे में 100। बटे में यहाँ पर 2 जीरो हैं तो ये दशमलव 2 अंक और आगे खिसक जाएगी, यानी कि ये हो जाएंगे 0.0006। ये हमारी दशमलव भिन्न हो जाएगी। इसमें 06 तो पहले से ही था, ये 2 जीरो की वजह से ये दशमलव जो है 2 अंक और इधर खिसक गई तो ये 2 जीरो और आ गए। तो यहाँ पर जो है 0.06% को लिख सकते हैं 0.0006 लिख सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर 9/16 को दर प्रतिशत में बदलिए। यानी कि तीसरे क्वेश्चन में हमको 9/16 इसको प्रतिशत में बदलना है। दर प्रतिशत मतलब यहाँ पर प्रतिशत ही होगा, तो इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 9/16 ऐसा ही रहने दीजिए, इनटू में यहाँ पर 100 लिखिए और प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। ये इसको प्रतिशत में बदलना हो गया। अब इसको अगर हम काटें तो ये 4 से जाएगा, 4 चौके 16 और ये हो जाएंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि ये हो गया 9 इंटू में 25/4%। इसको अगर और हल करें तो ये होंगे 25 नब्बे यहाँ पर हो जाएंगे 225/4%, यानी 9/16 को हम 225/4% लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम और आगे भी हल कर सकते हैं। अगर हम 4 का भाग दें तो ये हो जाएगी 4 पंजे 20 और उसके बाद 4 छंग 24, यानी 56 सही 1/4% भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे में 2 है। चलिए, तो चौथे क्वेश्चन में लिखा है पहला, चौथे क्वेश्चन का पहला है 48 का कितने प्रतिशत 6 है। 48 का कितने प्रतिशत 6 है। अब इसमें एक तरीका तो होता है कि आप x को मान लीजिए, इसमें लिखिए कि माना कि इसका x प्रतिशत 6 है और बराबर में 6 रख कर इसको हल कीजिए। लेकिन उससे अच्छा एक तरीका है कि यहाँ पर मैंने देखा कि 48 को मैंने नीचे लिखा, 48 का पूछा है इसलिए 48 को नीचे लिखा, 6 को पूछा है तो 6 को ऊपर लिखा और यहाँ पर इनटू में 100 लगाकर प्रतिशत कर दिया। अब ये होता क्या है, तो ये जो 6/48 है, यहाँ पर 6/48, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक मान, इसको बोलते हैं प्रारंभिक मान, और ये जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं हम चेंज, यानी कि 48 का कौन सा हिस्सा पूछा जा रहा है या भाग, तो इसको हम 6/48 लिख सकते हैं। यानी कि ये है प्रारंभिक भाग और ये है इसमें चेंज। इसको अगर अंग्रेजी में देखें तो इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, इसको बोला जाता है इनिशियल वैल्यू, और इसको बोलते हैं हम चेंज, यानी बदलाव जितना भी होता है। अब ये जो इनिशियल वैल्यू होती है इसी में कुछ ना कुछ चेंज होता है जिसको हम ऊपर लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो इसमें 6 को ऊपर रखिए और 48 का पूछा है तो 48 को नीचे रखिए। प्रतिशत में लिखना है इसलिए इनटू 100 लगाकर प्रतिशत का साइन लिख दीजिए। अब इसको हल करना है, इसका आंसर आ जाएगा कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है। अगर मैं यहाँ पर 6 से 48 को काटूँ तो ये होगा 1/8, और 1/8 अगर मैं 8 का भाग इसमें दूँ, 8 का जाएगा नहीं 4 का दे लो, 4 दूनी 8 और यहाँ पर ये 4 दूनी 8, 4 पंज 20, यानी कि ये होगा 25/2%, 25/2%, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 12.5%, यानी 48 का जो 6 है वो 12.5% होगा। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन है 18 का कितने प्रतिशत 36 है। 18 का कितने प्रतिशत 36 है। 18 का कितने प्रतिशत 36 है, ये हमसे पूछा है यहाँ पर।
तो हमें जो इनिशियल वैल्यू है वो है 18, यानी कि तुलना किससे की जा रही है, वो 18 से। इनिशियल वैल्यू ये है 18, तो हम इसको रखेंगे नीचे, और जो चेंज है जिसके बारे में पूछा है वो है 36, इसको ऊपर रखेंगे। और यहाँ पर इसको प्रतिशत में लिखना है, इसलिए इंटू 100 और यहाँ पर प्रतिशत का साइन लगा देंगे। अब इसको सोल्व करना है, तो 18 का भाग 36 में दीजिए, ये हो जाएंगे 18 दूनी 36, यानी कि ये होगा 2 इंटू में 100%, या इसको हम लिख सकते हैं 200%। तो 18 का 36 जो है उसका 200% होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 18 का जो डबल ही है 36, 18 का डबल 36 है, तो 18 हमारा 100% था, इसका डबल हो जाएगा 200% 36। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर है कि 3 किलोग्राम का कितने ग्राम 12 ग्राम है, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। यानी 3 किलोग्राम को हमको बताना है कि इसका कितना प्रतिशत जो है 12 ग्राम होता है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, ये हमारा क्वेश्चन है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये है किलोग्राम में और ये है ग्राम में, इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, उसी के बाद इसका प्रतिशत आएगा। जैसे मैं 1 किलोग्राम, हम जानते हैं कि 1 केजी जो होता है 1 किलोग्राम वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो पर ये 3 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम के बराबर। यानी कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू 3 किलोग्राम थी उसका ग्राम आ गया 3000। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है, तो इनिशियल वैल्यू को नीचे रखिए, यानी कि ये 3000 ग्राम, और ऊपर रखिए इसकी चेंज को, यानी जिसके बारे में बोला गया है 12 ग्राम को, और इनटू में 100 कीजिए और यहाँ पर प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे 12 और ये प्रतिशत बटा 30। इसको भी हम काट कर लिख सकते हैं, इसको हम 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12 और ये यहाँ पर 6 पंजे 30, यानी कि 2/5%। 3 किलोग्राम का 12 जो होता है 12 ग्राम वो 2/5% होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए। हमारा प्रश्न नंबर 6 जो है वो है कि 4:5 बराबर क्वेश्चन मार्क अनुपात होता है। तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर लिखा है 4:5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। तो आप जानते हैं कि अनुपात का मतलब ही बटे होता है। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, अनुपात का मतलब ही बटे होता है। ये 4:5 हो या इसको मैं लिखूँ 4/5, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क प्रतिशत का हमें मान निकालना है। अब प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत होता है 1/100, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 4/5 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू में 1/100। हमने बताया था कि 1% जो होता है वो होता है 1/100। अब इसको 1% बोल लो या प्रतिशत बोल लो, बात बराबर है। उसके बाद ये 100 इंटू में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि ये हो जाएगा। उसके बाद ये 100 जो है यहाँ पर डिवाइड में है तो ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, यानी 4/5 ये हो जाएगा 100 और ये हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। 5 से अगर मैं 100 को काटूँ तो ये कटेगा 20 बार में, यानी क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा ये 20 चौके यहाँ पर 80। 20 चौके 80 हमारे क्वेश्चन मार्क का मान होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो आप जानते हैं कि 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, मैंने कल आपको याद करवाया था परसेंट वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू। अगर वो याद होंगी तो ये सवाल सभी के लिए ईजी रहेगा। उसके बाद 6 सही 2/3% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो ये होती है 1/15, यानी हमें 432 का 6 सही 1/3 ना निकाल कर इसका 1/15 करना है। अब 1/15 करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और ये कटेगा 3 5 15, यानी कि ये आ जाएगी 144/5।
इसमें अगर मैं 5 का भाग दूं तो ये हो जाएगी 28.8, 28.8, यानी कि 432 का 6/2/3% जो होगा वो 28.8 होगा। उसके बाद अगर हम प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 को देखिए। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा उसके हर में 12% की कमी कर देने पर भिन्न जो है 15/64 बन जाती है। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है कोई भिन्न थी, माना कि ये भिन्न x/y के रूप में थी। भिन्न जो थी वो x/y के रूप में थी। अब इसके अंश में हमने 10% की वृद्धि कर दी। कल मैंने बताया था अगर किसी की कीमत 100 रुपये है, किसी भी वस्तु की कीमत 100 रुपये है और उसमें अगर हम 10% की वृद्धि करते हैं तो ये 10% की वृद्धि असल में 100 के हिसाब से ही होती है, यानी 100 में ही चेंज होता है। अब 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो वो 10 निकलेगा, यानी कि 100 में अगर 10% की वृद्धि हो रही तो वस्तु की कीमत 110% हो जाएगी। तो इसमें अगर हम देखें तो अंश में हमने 10% की वृद्धि की, यानी कि अंश जो है ना पहले x था, यहाँ पर मैं इसको हटाऊँ, चलो पहले जो अंश था वो x था, अब इसमें 10% की वृद्धि हो गई तो अब जो अंश बनेगा ना वो x का ही 110% बन जाएगा। उसके बाद अगर हम हर की बात करें तो हर पहले यहाँ पर y था, y का अगर हम इसमें देखें तो इसमें कमी हो गई, कितने प्रतिशत की, इसमें 12% की कमी हो गई। अगर 100 होता तो 100 में 12% की कमी होती तो ये हो जाए तो 88%, यानी कि y जो है था पहले अपने आप का 100% था, इसमें 100% था, इसमें जो है 12% की कमी हो गई तो ये y का बचा कितना, ये बचा 88%। और इसी की वैल्यू सवाल में दी है 15/64, 15/64। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि कोई भिन्न है जो अंश बटे हर के रूप में है, यानी x/y के रूप में है। अब सवाल में दिया है कि इसके अंश में जो है 10% की वृद्धि हो जाती है। अगर x में 10% की वृद्धि होगी तो x अपने आप का 110% हो जाएगा, यानी पहले वो अपने आप का 100% तो था ही, उसमें 10% की और वृद्धि हो गई, यानी अपने आप का 110% हो जाएगा। और अगर हर की बात करें तो हर पहले अपने आप में 100% था, अब इसमें 12% की कमी हो गई तो ये हो जाएगा y का 88%। इन दोनों की वैल्यू जो है सवाल में 15/64 दी गई है। अब इसको हल करना है तो ऊपर नीचे प्रतिशत से प्रतिशत कट ही जाएगा। अगर इसको देखें x/y, इधर जाएगा ये 15/64। अब अगर इस 110 को देखें तो ये इंटू में, तो ये यहाँ पर नीचे पहुँचेगा 110, और ये 88 को देखें तो ये इंटू में नीचे की साइड है, यानी कि ये बटे में है बेसिकली, तो ये जाएगा ऊपर 88। अब इनको हमको काटना है तो ये 11 से कट जाएंगे, 11 8 88, और ये 11 दाम के 110, ये 8 जो है 64 को काट देगा, 8 8 64, और ये 5 से कट जाएंगे, 5 2 10 और 5 3 15। तो जो हमारी x/y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ऊपर 3 और नीचे ये 8 2 16। तो जो हमारी भिन्न थी वो हो जाती है 3/16, ये हमारी भिन्न थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में एक सवाल दिया है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% खर्च करता है। अब इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जानना पड़ेगा। कंसेप्ट के रूप में एक यहाँ पर जो है फॉर्मूला होता है। आप बताइए, जैसे ही आपको पता है कि आपके घर की जो महीने की इनकम है, मान लीजिए कि वो 20,000 रुपये है, अगर आप महीने में उसमें से केवल 12,000 रुपये खर्च कर देते हैं तो आपकी बचत कितनी होगी? आप कहेंगे कि वो 8,000 रुपये होगी। यानी कि जो हमारी आय होती है, जो इनकम होती है, वो बराबर होती है हमारे खर्चे प्लस बचत के। यानी कि अगर हम खर्चा में बचत को जोड़ दें तो हमारी आय बन जाती है। यानी आय बराबर होती है खर्चा प्लस बचत। अगर मैं इसको अंग्रेजी में बोलूँ तो अंग्रेजी में होगा इनकम बराबर ये हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यानी कि आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। हमारी आय 20,000 थी, हमने खर्चा 12,000 कर दिया और बचत होगी 8,000, तो ये 12 और 8 मिलकर वापस से हमारे 20,000 हो जाएंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया है, यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, एक व्यक्ति है अपनी मासिक आय का जो बचत करता है
यहाँ पर मैं एक बार लिख लूँ, ये होता है आय बराबर खर्चा प्लस बचत। तो एक व्यक्ति जो है अपनी बचत करता है 12% की बचत करता है। यदि उसकी मासिक खर्च जो है 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? यानी कि 19,360 जो है उसका खर्चा है, 19,360 रुपये उसका खर्चा है। तो यहाँ पर उसकी आय पूछी गई है। आय अपने आप में एक पूर्णतः सैलरी होती है, पूरी वैल्यू होती है, उसको हम 100% मानते हैं। अब इस 100% में से उसने 12% की बचत कर ली। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने खर्चा कितने प्रतिशत का किया, केवल प्रतिशत में बताना है। आय जो होती है वो 100% होती है, उसने बचत 12% कर ली, तो आप कहेंगे कि उसका जो खर्चा होगा, खर्चा उसका जो होगा वो होगा प्रतिशत में अगर बात करें तो ये 88% होगा। प्रतिशत में अगर हम बोलें तो ये 88% होगा। और जबकि वास्तविक खर्चा कितना दिया है, ये वास्तविक खर्चा दिया है 19,360, यानी 88% का मान ही है 19,360। अब हमें यहाँ पर केवल ये देखना है कि आय जो होती है हमारी 100% होती है। 88% का आपको मान दिया है, आपको 100% का मान निकालना है। तो पहले 1% का मान निकालिए, यानी कि इसके दोनों तरफ, दोनों पक्षों में आप 88 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी और इधर भी 88 से डिवाइड कीजिए। तो ये 88 से 88 जाएगा, ये बचेगा 1%। 1% का जो मान होगा वो होगा 88 दूनी यहाँ पर 176 और 176, उसके बाद इसमें बचेगा 17 और ये वापस हो जाएगा 88 दूनी 176 और ये 0, यानी कि 1% का जो मान आएगा वो 220 आएगा। हमसे पूछा कितना है, हमसे आय पूछी है और आय होती है 100%। अगर 1% का मान 220 है तो यहाँ पर 100% का मान होगा, यहाँ पर भी 2 0 बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 22,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो प्रश्न नंबर अब 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 में लिखा है एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है। इसका अंकित मूल्य कितना है? यानी एक मेज का जो है अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य, अब इसको हटाएं तो इसको साफ करो। एक मेज थी, उसका जो मूल्य था कुछ भी हो, हमें क्या करना है, उसके मूल्य में 8% की कमी हो गई। यानी कि मेज का जो मूल्य होगा वो अपने आप में एक 100% के बराबर ही होगा, 100% के बराबर। इसमें कमी हो गई यहाँ पर 8% की। अगर 8% की मेज के मूल्य में कमी हो गई तो प्रतिशत में उसका मूल्य कितना बचा? ये बचेगा 92%, क्योंकि 100% में 8% कमी हो गई तो बचा 92%। जबकि सवाल के हिसाब से जो उसका मूल्य बचा हुआ है कटौती के बाद वो है 4600, यानी कि यहाँ पर जो 92% बचा हुआ है इसी की वैल्यू सवाल में दी गई है 4600 रुपये। अब हमें मेज का जो है वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है, जो भी अंकित मूल्य था। तो यहाँ पर वही बात है कि मेज का मूल्य जो है 100% था और 92% का मान हमें दिया है, तो इसको सिर्फ सोल्व करना है। अगर मैं यहाँ से 1% का मान निकालूँ तो ये जाएगा 4600/92। अब इनको अगर मैं काटूं तो ये कट जाएगा, 46 से ही कट जाएगा, 46 से कम 46, ये हो जाएंगे 100 और 46 दोनों यहाँ पर 92। अगर मैं 2 से इस 100 को भी काटूं तो ये बचेगा 50, यानी कि 1% का जो मान है वो 50 रुपये के बराबर है। हमें निकालना है मेज का टोटल अंकित मूल्य, यानी कि 100%। इधर 2 0 बढ़ाएं तो इधर भी 2 0 बढ़ाइए, यानी कि ये हो जाएंगे 5000 रुपये। हमारी मेज का जो मूल्य होगा वो होगा 5000 रुपये। ये सवाल मुझे समझाने पड़ रहे हैं, इसलिए ये सवाल थोड़े ज़्यादा समय लेकर हो रहे हैं। अगर आप इनको घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल माइंड में होने वाले हैं, यानी इनके लिए हमें पेन को चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल चीज़ कंसेप्ट होता है। उसके बाद अगर हम 11वें सवाल की बात करें तो 11वें सवाल से हमारे आते हैं कि ये वस्तु इससे इतने प्रतिशत ज़्यादा है तो ये अगली वस्तु उससे कितने प्रतिशत कम होगी। ऐसे हमारे 4 सवाल हैं, आइए उनको देख लेते हैं। और ये जो 4 सवाल हैं वो इस क्लास के लास्ट 4 सवाल भी होने वाले हैं, कल हम इससे आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारे सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 यहाँ पर कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है।
आपको दिया है कि ए की जो इनकम है, ए की इनकम जो है वो अधिक है बी की इनकम से, बी की इनकम से अधिक है और वो भी कितना अधिक है 25%। अगर मैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखूं तो आपने याद की होगी वो होती है 1/4, 1/4। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया था कि जो नीचे होता है वो इनिशियल वैल्यू होता है और ऊपर होता है चेंज, यानी कि ये 25% ज़्यादा है तो ऊपर प्लस का चेंज हुआ है यहाँ पर। 1/4 का मतलब हुआ किससे तुलना की गई है, ए की आय की तुलना की गई है बी से, यानी बी की जो आय होगी ना वो इनिशियल होगी, यानी कि बी की आय 4 रुपये होगी। अगर बी की आय 4 रुपये है तो ए की आय उससे 1 ज़्यादा होगी, यानी कि 5 रुपये। जब ए की आय 4 रुपये है तब जब बी की आय 4 रुपये है तो ए की आय यहाँ पर उससे 1 ज़्यादा होगी, यानी कि 5 रुपये। अब हमें निकालना है कि अगर 4 से 5 इसका 25% ज़्यादा है तो 5 से 4 इसका कितने प्रतिशत कम है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 1 ज़्यादा थी, 1/4 ज़्यादा थी, 1/4 ज़्यादा थी। अगर ये 1 ज़्यादा थी तो वापस ए की तुलना में बी की वही 1 कम होगी, और 1 किसकी तुलना से कम होगी, मतलब किससे तुलना कर रहे हैं हम अभी, पहले हम तुलना बी से कर रहे थे तो ये 25% ज़्यादा थी। अब जो तुलना है कि बी की जो आय है वो ए की आय से तुलना की जा रही है। यहाँ पर ए की आय है 5 रुपये, यानी कि पहले जो 1 रुपये ज़्यादा थी अब वो 1 रुपये कम होगी, और किससे कम होगी तो ये 5 से कम होगी, यानी 1/5 कम होगी। बी की आय ए की आय से कम होगी 1/5, और 1/5 की आप जानते हैं कि जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 20%। अगर इसको निकालना हो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/5 इंटू में 100 और यहाँ पर प्रतिशत लगाकर इसको वापस काटेंगे वही आएगा 20%। उससे अच्छा है कि हम 1/4 और 1/5 की जो है प्रतिशत वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 12 कहता है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई, तुलना यहाँ पर बी की ऊंचाई से की जा रही है, कितने प्रतिशत अधिक है तो ये यहाँ पर 20% कम है, अधिक नहीं है कम है। यानी कि ए की जो ऊंचाई है, ए की ऊंचाई वो बी की ऊंचाई से कम है वो भी 20%। अगर 20% को मैं लिखूं तो 20% होता है 1/5, यानी 5 जो है वो इनिशियल वैल्यू है और वो किसकी है, वो है बी की। तुलना हम बी से कर रहे हैं तो बी की अगर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर की है, सेंटीमीटर में तो नहीं होगा क्योंकि इतनी किसी की ऊंचाई नहीं होती, और 5 मीटर अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 5 यूनिट ही मान लो। यदि बी की जो ऊंचाई है वो 5 यूनिट की है तो यहाँ पर जो है 1/5 जो है एक ही कम है, 1/5 यहाँ पर प्लस नहीं माइनस है, यानी कम है। बी की आय अगर 5 यूनिट है तो इसकी जो ऊंचाई, अगर बी की ऊंचाई 5 यूनिट है तो ए की ऊंचाई इससे 1/5 कम होगी, 1/5 यानी 1 यूनिट कम होगी, तो ए की जो ऊंचाई होगी वो 4 यूनिट की होगी। अब आपको ज्ञात करना है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर ये 5 में से 1 कम है तो ये 1 ही अधिक होगी। और अब तुलना किससे कर रहे हैं, अब तुलना हम ए से करेंगे क्योंकि ए से कितनी प्रतिशत ऊंची है, ए से तुलना की जा रही है तो इनिशियल वैल्यू ए की लेंगे, यानी कि /4। इसको प्रतिशत में बदलना है तो इनटू में 100 कीजिए, प्रतिशत का साइन लगाइए, 4 से डिवाइड कीजिए, 25% आ जाएगा। लेकिन हमने याद किया है कि 1/4 जो होता है डायरेक्ट प्रतिशत में होता है 25%, यानी कि जब बी की जो ऊंचाई है ए की जो ऊंचाई है वो बी की ऊंचाई से अगर 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% अधिक होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा सवाल नंबर 12। अब चलिए सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। अगर हम कीमत की बात करें, अभी हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला को देखा था, एक फॉर्मूला था कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ये था हमारा एक फॉर्मूला। ठीक उसी प्रकार सवाल नंबर 13 के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला और है, या तो उसको फॉर्मूला कह लीजिए या इसको कंसेप्ट कह लीजिए। ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं कि आय जो होती है वो हमारे खर्चे और बचत का योग ही होती है,
उसके बाद अगर हम एक बात करें खर्च, अगर रुपये का हम अपना खर्च देखें तो ये जो खर्च होता है वो होता है हमारी खपत। अगर हम खपत कर रहे हैं, कुछ भी सामान ला रहे हैं, जैसे चीनी, ये सवाल चीनी का है तो इसमें चीनी आएगी, चीनी की कोई प्राइस होगी और हम कितनी चीनी महीने भर में खाते हैं वो होगा। तो इन सब का जो गुणा करेंगे, एक तो चीनी की प्राइस यानी कि उसकी कीमत और चीनी की क्वांटिटी यानी कि उसकी खपत, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तब हमारा खर्चा आएगा कि चीनी के लिए हमें को कितने पैसे या रुपए देने हैं। तो खर्चा बराबर होता है, यहाँ पर खर्चा बराबर होता है खपत गुणा कीमत, खपत गुणा कीमत, खपत गुणा कीमत होता है, खपत गुणा कीमत, खर्चा बराबर खपत इनटू कीमत। अब अगर दो चीज़ों की जो दो वैल्यू का अगर इनटू एक कांस्टेंट नंबर है, अगर दो कीमतों या दो वैल्यू का जो इनटू है वो अगर निश्चित है यानी कांस्टेंट है, तो इसमें जो एक चीज़ जिस रेशियो में आगे बढ़ती है दूसरी उसी के रिवर्स रेशियो में जो है घटती है। यानी कि अगर खपत बढ़ेगी तो कीमत घटेगी और अगर कीमत बढ़ेगी तो खपत घटेगी, क्योंकि हमें खर्चा बिल्कुल सेम रखना है। अब इस सवाल में क्या लिखा है, इस सवाल में लिखा है यदि चीनी के मूल्य में जो है 20% की वृद्धि हो जाती है, चीनी की जो कीमत है, कीमत, ठीक है, कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी चीनी की कीमत पहले 5 थी और 5 से बढ़कर ये हो गई, मैं इसको रेशियो में लिखता हूँ, चलो, पहले चीनी की कीमत 5 थी और 5 से बढ़कर ये हो गई 6, 20% की वृद्धि हो गई तो 5 से बढ़कर ये हो जाती है 6। इस पर जो है एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, यानी कि इसकी जो कीमत थी वो 5 से 6 हो गई, तो इसकी जो खपत रहेगी ना, खपत वो हो जाएगी 6 से 5। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो खर्चा है ना वो एक निश्चित है। सवाल में लिखा है कि हमें खर्चे को नहीं बढ़ाना है, इसलिए यदि चीनी की कीमत अगर 5 से 6 हो जाती है यानी 20% की इसमें वृद्धि हो जाती है, तो इसकी खपत में जो है ना रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, यानी 5 से 6 हो गई तो ये होगा 6 से 5, 6 से 5। अब अगर हमको देखना है कि इसमें कितने प्रतिशत कमी हुई, तो इसमें 1 की कमी हो गई और किस पर हो गई, तो ये 6 पर हो गई, यानी कि इसमें 1/6 की कमी होगी। और 1/6 को ही अगर हम परसेंटेज में लिखें तो मैंने आपको लिखा है 16.2/3% होता है, यानी कि जब चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी तो इसकी खपत में जो है 16.2/3% की कमी हो जाएगी। ये था हमारा सवाल नंबर 13। अब हम सवाल नंबर 14 को देखते हैं, जो कि हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। चीनी वाला ये, तो इसमें लिखा है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, इस मद पर खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। यानी इस सवाल में भी जो है चीनी की कीमत में 10% की कमी आ जाती है। अगर मैं इसी को लिखूं तो इसको हटाओ, अभी ये यहाँ पर हो जाएगी कि चीनी की जो कीमत है उसमें 10% की कमी आ जाती है। 10% का मतलब होता है 1/10, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10% की 1/10। मैंने आपको याद करवाया था, आपने किया भी होगा। अब चीनी की कीमत में क्या हुआ कि ये थी इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक वैल्यू, तो पहले चीनी की कीमत 10 थी, इसमें से 1 की कमी हो गई, यानी कि अब चीनी की कीमत हो गई 9। 10 से चीनी की कीमत हो गई 9। हमको खर्चे को नहीं बढ़ाना है, उसको अपरिवर्तित ही रखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसलिए कीमत जिस हिसाब से चेंज हुई उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी उसकी खपत। यानी कीमत अगर 10 से 9 हो गई तो उसकी खपत 9 से हो जाएगी 10, 9 से हो जाएगी 10। अब इसमें जो है वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि कितने की हुई, यहाँ पर केवल 1 की वृद्धि हो गई 9 से 10, और किस पर हुई है, किससे तुलना की जा रही है, 9 से, यानी इनिशियल वैल्यू से। तो यहाँ पर वृद्धि जो है 1/9 होगी, और 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है मैंने आपको याद करवाई, वो होती है यहाँ पर हमारी 11.11%, या मैं इसी को लिख सकता हूँ 11 सही 1/9%। ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारे जो है पूरे 14 सवाल इस क्लास में कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी के इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।